नमस्कार। द नेहरू सेंटर के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा पिछले दो हमने एपिसोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर चर्चा की थी प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से। एक में स्वयं उन्होंने शुरुआती रूप में उस किताब के बारे में क्या उनकी अपनी मन में बातें होती हैं उसके बारे में आपसे कुछ समय चर्चा की थी, और पिछली बार हमने किताब के कुछ पहलुओं पर उनसे सवाल पूछे थे। और इसमें हमारा मकसद यह है कि किताब की गहराई में जाने की जगह, उसके हर चैप्टर के बारे में कुछ डिटेल बताने की जगह, क्योंकि ये कोई बुक रीडिंग सेशन नहीं है, ये उसका मर्म क्या है, उसमें क्या क्या बातें कही जाती हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की उसमें क्या समझ है, हम लोग उसमें से क्या निकाल कर लाते हैं, उस पर एक चर्चा के आधार पर हम लोग इस पूरी चर्चा को, इस पूरी बातचीत को रखते हैं। तो आज ये मान लीजिए चर्चा का दूसरा अध्याय और डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तीसरे अध्याय में। पुरुषोत्तम जी, फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू। और पिछली बार जब हम पैलिम्बसिस्ट की बात कर रहे थे, कुछ जगहों पे अंत हुआ, तो हम सोच रहे थे कि कौन से इस पहलू पर हम बात करें। तो एक बात जो बार बार आती है, खासकर नेहरू जी के बारे में भी कही जाती है, और वो एक इस तरीके से उसको कहा जाता है कि ये मूलतः एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका भारत देश की संस्कृति, संस्कार, और जब भारत देश की बात करें तो उसमें हिंदू धर्म को भी कहीं ना कहीं वो जोड़ देते हैं। उसकी परंपराओं से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था। माने तो ब्रिटिश या यूरोपियन सभ्यता से ज़्यादा जुड़े हुए थे, अंग्रेजी से जुड़े हुए थे। यहाँ तक तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद वो हिंदी उर्दू भी नहीं बोल पाते थे। तो इसके अंदर में ये कई बार उनसे कहा जाता है, और बल्कि बहुत से भारत की शुरुआती वर्षों की जो तथाकथित रूप से ये लोग बताते हैं कि हमारी कमज़ोरियाँ रहीं, वो इसलिए रहीं क्योंकि एक यूरोपियन हमको रूल करता रहा। ये भी कहा जाता है कि उनके कारण हम बहुत से उन रास्तों पे चले गए जो अगर कोई और नेता, खासकर अगर कोई मतलब अब क्या माने, जमीन से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ, या मतलब आजकल की जो प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी आदि, इनके किसी वंशज से जुड़ा हुआ होता तो शायद एक बेहतर देश का निर्माण होता। तो मैं पहले तो इससे शुरू करना चाहूँगा कि इस सवाल पर अगर आप इसके बारे में देखें, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया से जो आपने देखी, नेहरू जी ने किस तरीके से अपने देश के बारे में, भारत के बारे में बहुत कुछ उसमें लिखा है। क्योंकि मैंने किसी मतलब ये समझ लीजिए दक्षिणपंथी की तरफ से डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी कोई किताब तो आज तक देखी नहीं। क्या वो लिखते हैं क्या नहीं करते वो खुद जाने, लेकिन अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया को आप देखें तो उसको पढ़ते हुए उसके संदर्भ में और पंडित जी के बारे में जो और जानकारी आपकी रही, अगर ऐसा कोई सवाल आपके सामने आता है तो आप कैसे समझाएंगे, क्या बोले? दो बातें कही जाती हैं कि ब्रह्मांड की सीमा हो सकती है, मूर्खता की नहीं हो सकती। पहली बात तो ये है। दूसरी ये कि मूर्खता और अज्ञान से जो आत्मविश्वास पैदा होता है वो अदम्य होता है। यानी कोई व्यक्ति जो जानता हो, जानकार हो, वो कुछ कहने में झिझकता है, अज्ञानी को कोई झिझक नहीं होती। उसे तो जुबान उठानी है, तालू से दे मारनी है, कुछ भी कह देना है और कुछ भी मान लेना है। आप जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे, अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखें तो ये ईमानदारी प्रशंसनीय होनी चाहिए कि एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं जब इंग्लैंड से पढ़कर भारत लौटा तो मैं कुछ जानता नहीं था भारत के बारे में सिवाय अपने परिवार के बाहर के। अच्छा, भाई साहब, नेहरू जी का परिवार भी उस ज़माने के तमाम संपन्न परिवारों की तरह एक तरह से दोहरे अस्तित्व को जीने वाला परिवार था। एक पॉजिटिव सेंस में मैं कह रहा हूँ। एक तरफ बिल्कुल यूरोपियन पश्चिमी, दूसरी तरफ अपनी परंपराओं के प्रति बहुत आग्रहशील। मोतीलाल नेहरू का खानदान ऐसा नहीं था कि उसमें हिंदू धर्म की उपेक्षा होती हो या हिंदू धर्म के लोगों को जानकारी ना हो, रीत रिवाजों की ना हो। लेकिन रीत रिवाजों की जानकारी होना, रीत रिवाजों को करना एक बात है, और भारत जैसे जटिल समाज के इतने लंबे इतिहास को और उसके महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना दूसरी बात है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस लिहाज से, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, पहले ही पॉडकास्ट में कहा था, एक अनोखी किताब है। ये किसी प्रोफेशनल हिस्टोरियन द्वारा लिखा गया इतिहास नहीं है। ये किसी के द्वारा जैसे भारत को ग्लोरीफाई करने के लिए या भारत को कंडेम करने के लिए लिखा गया इतिहास भी नहीं है। ये भारत की आत्मा को, भारत की जीनियस को, उसके संघर्षों को समझने की कोशिश है, और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई कोशिश है सन 45 में, जो जानता है कि अब देश आज़ाद होने वाला है
और जो ये भी जानता है कि स्वयं उस व्यक्ति को कोई ना कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो उसमें मिलने वाली है। सन 45 में नेहरू या कोई भी व्यक्ति इस बात के प्रति अवेयर था कि नेहरू प्रधानमंत्री हो ना हो, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तो आज़ाद हिंदुस्तान में वो निभाएंगे। उस तरह के सेंस के साथ, उस तरह के बोध के साथ ये कोशिश है समझने की कि अब जिस देश को हमें नए सिरे से बनाना है, कॉलोनियल लूट, कॉलोनियल प्लंडर के बाद, उसकी जीनियस क्या है, उसका मर्म क्या है। और आप देखें तो हम लोग जो चर्चा करेंगे अपनी जगह, लेकिन मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फुटनोट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जी, जब नेहरू इंडियन थिएटर के बारे में लिख रहे हैं, कालिदास के बारे में, इस पर लोगों का ध्यान जाता नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। संदर्भ इसका ये है कि ये प्रवृत्ति तब भी थी और अब भी है कि यूरोप के किसी विद्वान ने कुछ कह दिया हिंदुस्तान के बारे में, बड़ी तारीफ़ की बात, तो उसको लेकर के आप जैसे मगन हुए। किसी ने निंदा कर दी तो उसको लेकर भारी दुखी हो गए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? किसी ने कह दिया कि साहब इंडिया इज़ द क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो आप नाचते फिर रहे। किसी ने कह दिया कि साहब इंडिया में कुछ नहीं रखा, इट्स अ डार्क एरिया और समथिंग, तो आप दुखी हो गए और अपने एक अजीब तरह के डिफेंसिव पे चले गए। नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस फुटनोट में लिख रहे हैं, देयर इज अ टेंडेंसी ऑन पार्ट ऑफ द इंडियन राइटर्स टू विच I have also partly succumbed to give selected extracts and quotations from the writings of European scholars in praise of old Indian literature and philosophy. It would be equally easy and indeed much easier to give other extracts giving an exactly opposite viewpoint. The discovery by the European scholars of the 18th and 19th century of Indian thought and philosophy led to an outburst of admiration and enthusiasm, etc. etc. बस आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने जाके उदाहरण दिया है कि गोयथे हिमसेल्फ मूव फ्रॉम वन ओपिनियन टू अदर। गोयथे एक ज़माने में शकुंतला के और कालिदास के अन्य नाटकों के बड़े भारी प्रशंसक थे, बाद में आलोचक हो गए। तो पंडित जी हैं ये कह रहे हैं, और इसमें वो अपने आप को भी कह रहे हैं कि मुझ पर भी इन चीज़ों का असर इस जमाने में था कि किसी यूरोपियन लेखक ने प्रशंसा कर दी तो उसका वो एक्सट्रैक्ट, वो कोटेशन आपने उठा लिया, फिर किसी ने निंदा कर दी तो उसे उठा लिया। यहाँ मुझे रविंद्रनाथ ठाकुर के उपन्यास गोरा का एक वाक्य याद आता है, और प्रसंगवश मैं उसे भी एक सेमिनल टेक्स्ट मानता हूँ आधुनिक भारत का। तो गोरा में जो उसका नायक है गोरा, गौर मोहन घोष, उसके बारे में एक जगह रविंद्रनाथ कहते हैं कि अब वो अपनी 16 आने अपनी शर्तों पर भारतीय होना चाहता था। यानी जो एक स्थिति है कि दे डिफाइन अस एंड वी सकम टू द डेफिनेशन। जी जी। उन्होंने कहा साहब हिंदुस्तानी बड़े स्पिरिचुअल होते हैं साहब, तो हम मार ढूंढ ढूंढ कर स्पिरिचुअलिटी खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब हिंदुस्तानी जो हैं वो बड़े ज्ञानी होते हैं, तो हम, या कह दिया कि मूर्ख होते हैं, तो हम साबित कर रहे हैं कि मूर्ख नहीं होते हैं। तो गोरा उस उपन्यास में कहता है कि अपनी शर्तों पर, सो डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपनी शर्तों पर, 16 आने अपनी शर्तों पर भारतीय होने का अनुष्ठान है। और इसलिए जब ऐसा कोई अनुष्ठान आप करते हैं तो समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते। इसलिए आप देखेंगे कि न केवल डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बल्कि अन्यत्र भी नेहरू जो समाज की उपलब्धियां हैं, महानताएं हैं, शिखर हैं उपलब्धियों के, उनकी तो चर्चा करते ही हैं। जो गैप्स हैं, जो पैराडॉक्सेस हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने उसकी ओर संकेत किया है, लेकिन एक अन्य जगह पर तफसील से लिखा है कि उनके हिसाब से भारतीय खासकर हिंदू ट्रेडिशन का सबसे बड़ा गैप या सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये था कि सोच विचार के स्तर पर अद्भुत आज़ादी, अद्भुत स्वतंत्रता, कोई डॉगमा नहीं है, कोई किसी एक किताब को मानने की मजबूरी नहीं है, पैगंबर का आइडिया ही हिंदू ट्रेडिशन में नहीं है, आपकी जो मर्जी हो आप मानेंगे फिर भी आप हिंदू रह सकते हैं। तो एक स्तर पर तो ये अद्भुत इनकम्पेरेबल फ्रीडम जो दूसरा कोई रिलीजन नहीं देता। दूसरे स्तर पर सोशल बिहेवियर के स्तर पर इतने कठोर रिस्ट्रिक्शंस, कास्ट सिस्टम, और जिसके चलते एक तरफ है आपके यहाँ आर्यभट्ट और इस तरह के बहुत हाई फिलॉसफी और साइंस वाले मामले, दूसरी तरफ हमें पता ही है। ये जो पैराडॉक्स है, कौन ईमानदार हिंदुस्तानी इससे मुँह चुरा सकता है?
यानी आप कास्ट की प्रशंसा करें या निंदा करें वो एक अलग मसला है। आप कास्ट को अंग्रेज़ों द्वारा गढ़ी गई माने या कब से माने, द फैक्ट हाउएवर रिमेंस कि एक तरफ इतनी आज़ादी, इतनी सोच, यानी द वेरी आइडिया ऑफ हेरेसी इज फॉरेन टू इंडियन ट्रेडिशन, आई मीन हिंदू ट्रेडिशन। मैं वेद की सत्ता को मतलब नहीं मानता, मैं वेद को भगवान का कथन नहीं मानता, मैं केवल हनुमान जी की पूजा करता हूँ, बाकी देवताओं से मुझे कोई मतलब नहीं है। या आप इसके हनुमान जी की जगह आप कुछ और कह दीजिए, किसी और देव का नाम ले लीजिए, किसी और देवता को कह दीजिए, मुझे इस वजह से गैर हिंदू कोई नहीं कह सकता। ये बात आज के लोगों के लिए समझना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि आज तो आलम ये हो गई है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर के समर्थक नहीं हैं तो आपके हिंदू होने पर शक हो जाता है। लेकिन पारंपरिक हिंदू धर्म जो है उसमें सभी देवता मान्य हैं। यानी मैं आपको बताऊं, एक इसी प्रसंग में 18वीं सदी में, 18वीं सदी के मध्य में एक ईसाई पादरी थे बेतिया में, गार्गानो, इटालियन थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, हिंदी में ही लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह एक हिंदू के साथ उनका डायलॉग होता है और आखिरकार स्वाभाविक है कि उनके हिसाब से हिंदू हार जाता है और ईसाइयत का तर्क जीत जाता है। लेकिन उसमें जो बुनियादी विवाद है दोनों के बीच में वो बहुत मज़ेदार है। पादरी महोदय कह रहे हैं कि परमेश्वर ने एक सच्चा रास्ता बताया है। वो हिंदू कह रहा है कि मेरे हिसाब से तो परमेश्वर तक पहुंचने के सभी रास्ते सच्चे हैं। तो बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन ये है सेमेटिक सोच और हिंदू सोच में। आप अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया को देखें तो ये किताब प्राचीन भारत से लेके एकदम आधुनिक भारत तक कोशिश है, वही जो बात पैलिम्सेस्ट की कर रहे थे हम लोग, उन विभिन्न स्टेजेज को समझने की, उनको क्रिटिकली एप्रिसिएट करने की, जो इस पैलिम्सेस्ट पे अपनी छाप छोड़ते चले गए। और इसलिए सच ये है कि नेहरू और उनके जैसे लोग कहीं ज़्यादा गहरे में भारतीय हैं बनिस्बत उन लोगों के जो बात भारतीयता की करते हैं, लेकिन जिनका भारतीयता का पूरा कंस्ट्रक्ट यूरोप से आता है। जैसे आइडिया ऑफ नेशन को ले लीजिए, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, वन ट्रेडिशन, ये तो यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशन, यूरोपियन आइडिया, बिल्कुल। ये तो यूरोप में जब एम्पायर्स खत्म हुए और नेशंस, सो कॉल्ड नेशंस बने, जर्मन नेशन स्टेट कहते हैं, नेशन स्टेट, ये तो यूरोपियन आइडिया है। लेकिन भारत में तो इस तरह की मांग कभी नहीं की। भारत में तो मुसलमानों की तो आने की बहुत बात की है। मुसलमानों के आने के पहले भी बौद्धों और वैदिकों में दुनिया भर के झगड़े हुए, भारतीयता पर संदेह नहीं किया गया। ये किसी ने नहीं कहा कि बौद्ध भारतीय नहीं है, अवैदिक हैं, नास्तिक हैं, वेद की सत्ता नहीं मानते, ये ठीक है। और ये कहें कि वेदों को हम नहीं मानते, वेदों में क्या रखा है, ठीक है, ये कह सकते हैं आप। लेकिन ना तो आप ये कह सकते हैं कि वैदिक भारतीय नहीं है, ना आप ये कह सकते हैं कि बौद्ध भारतीय नहीं है। ये जो आइडिया है कि अगर आप एक पर्टिकुलर फेथ सिस्टम को नहीं मानते और तो आप नेशन का हिस्सा नहीं है, ये तो ठेठ यूरोपियन आइडिया और बमुश्किल 200 साल पुराना आइडिया है। पुरुषोत्तम जी, जो कई बार मैंने देखा है, आपने कई जगहों पे लेक्चर दिए हैं, कुछ का आप एक तरीके से टॉपिक ये रखते हैं कि क्यों आज का एक दक्षिणपंथी नेहरू से इतनी घृणा करता है या इतना डरता, डर माने जाता है। घृणा तो क्या है, घृणा तो किसी से भी हो सकती है, डर है, लेकिन डर है। आप मतलब घृणा शायद अलग तरीके से होती है। और बहुत कुछ मैं इस बात से उसको निकालता हूँ कि जैसा आपने बताया कि एक व्यक्ति जो स्वयं कहता है कि एक ज़िंदगी के एक समय तक वो इतना हिंदुस्तान को नहीं जानते थे, जबकि शायद वो बात नहीं है। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो अपने बचपन के जीवन में बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं और फिर देश को समझते हैं। भाई संदीप जी, आपके घर में पूजा पाठ होता है, इससे ये थोड़ी साबित हो जाता है कि आप उस पूजा पाठ के विकास क्रम को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैं इस पे पूछना चाहता पुरुषोत्तम जी कि ये जो एक इस कारण से ये जो एक बार बार उनको इस पिक्चर में या इस चीज़ में प्रस्तुत करने की कोशिश होती है कि भारतीय धरोहर, भारतीय परंपराओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। एक वाक्य बार बार कहा जाता है कि नेहरू ने स्वयं कहा था, मैं उसको पढ़ना भी चाहूँगा कि आई एम इंग्लिश बाय एजुकेशन, मुस्लिम बाय कल्चर एंड हिंदू मेयरली बाय एक्सीडेंट। जो कहा जाता है कि उन्होंने किसने कहा क्या नहीं कहा उसकी तो खैर सच मालूम है, मैं चाहूँगा आप उसके बारे में उल्लेख करें। ये जो अटैक या हमला है ये क्यों होता है? ये बेहुदा वाक्य जिसमें हिंदू ट्रेडिशन के प्रति एक घनघोर अवहेलना झलक रही है जी। नेहरू वॉज टू सोफिस्टिकेटेड टू स्पीक अटर नॉनसेंस लाइक दिस, नंबर 1। नंबर 2, ये बात तो पिछले दिनों सोशल मीडिया में 4-5 साल पहले
लोग दिखा चुके हैं, ALT न्यूज़ करके जो हैं वो लोग विस्तार से उन्होंने इसको ट्रेस किया। और सबसे पहले मज़ेदार बात यह है कि आजकल जो दूसरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर हैं, MJ अकबर ने नेहरू की बायोग्राफी लिखी थी, आपको याद है, वर्षों पहले, दशकों पहले। उसमें MJ अकबर दिखा चुके हैं। अभी की तो बात छोड़िए, वो बायोग्राफी मेरा ख्याल है 25-30 साल पहले लिखी गई थी, MJ अकबर की किताब नेहरू जी। उसमें MJ अकबर ने दिखाया है कि ये वाक्य असल में हिंदू महासभा के एक नेता थे NG खरे, उन्होंने नेहरू पर चिपका दिया है। उन्होंने कहा कि नेहरू तो असल में ये हैं, और फिर यार लोगों ने उसको ये कर दिया कि नेहरू ऐसा कह रहे हैं। नेहरू जैसे व्यक्ति के बारे में ये दावा तो मैं तो नहीं कर सकता कि उनका लिखा एक एक शब्द मैंने पढ़ा है, लेकिन फिर भी ये दावा तो कर सकता हूँ कि लगभग 75% तो पढ़ा है। और ये वाक्य कहीं नहीं है, नेहरू ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, नेवर। बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देते हुए आज़ादी के तुरंत बाद जो माहौल था, तनाव जो था, और मुसलमानों के मन में एक तरह की आशंका और कन्फ्यूजन था, तो वो आप देख लें, अगर सोशल मीडिया पे वो लेक्चर कहीं मिल जाएगा। उसमें नेहरू कहते हैं कि आप लोग मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, लेकिन आखिरकार हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो नेहरू के लिए हिंदू होना या मुसलमान होना या ईसाई होना हिंदुस्तानी होने के मार्ग में बाधक नहीं होता था। बाधक वो तब होता था जब आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाने लगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि आज़ादी के आंदोलन के दिनों में नेहरू और दूसरे कांग्रेस नेता बाइनरी सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के बीच में नहीं करते थे, ये ध्यान दीजिएगा। वो कम्युनलिज्म के विरोध में सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, वो कम्युनलिज्म के विरोध में नेशनलिज्म शब्द का प्रयोग करते थे। नेहरू और उनके जैसे लोग हिंदू महासभा को और मुस्लिम लीग को कम्युनल कहते थे और कांग्रेस को नेशनलिस्ट कहते थे। बिल्कुल। तो उनके हिसाब से हम यानी कांग्रेस नेशनलिस्ट हैं, और ये जो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसी पार्टियां हैं जो मजहब के आधार पर, रिलीजियस फेथ के आधार पर नेशन बिल्डिंग की बात करती हैं, वो कम्युनलिस्ट है। ये मुझे ये लगता है कि क्योंकि शायद नेहरू जी की एक गहरी समझ बनी, और ये समझ केवल पढ़ने से, लिखने से नहीं होती है, ये घूमने से, अनुभव करने से, एक तरीके से जो कहा जाता है ना, आत्मसात करने से ये चीजें आती हैं। जी संदीप जी, आपने ऐसी बात कह दी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो एक तरह से कहिए मैच्योर नेहरू ने लिखी है जी। जब नेहरू विलायत से लौट कर आए और उसके बाद वो जो मोतीलाल जी का अखबार था, क्या नाम था, इंडिपेंडेंट या क्या, उसमें काम करने लगे, और उस अखबार के लिए रिपोर्ट करने के सिलसिले में वो प्रतापगढ़ का जो किसानों का आंदोलन था उसको नेहरू ने थोड़ा निकट से देखा। नेहरू तब नौजवान थे, और तब नेहरू ने जो बात आपने कही, नेहरू ने नोट किया कि हम पढ़े लिखे लोग गांधी जी की बातों से अटपटा महसूस करते हैं, अहिंसा, नॉन वायलेंस, लेकिन हिंदुस्तान का किसान गांधी जी से रिलेट कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि जन आंदोलन के लिए अहिंसा से बेहतर कोई तरीका नहीं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नेहरू ने जो हिंदुस्तानियत का सेंस विकसित किया, जो समझ पैदा की, वो केवल मैंने इसीलिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैंने कहा है कि ये एकेडमिक किताब नहीं है। केवल जो व्यक्ति केवल लाइब्रेरी में बैठ कर रिसर्च करता है वो बहुत बढ़िया काम करता है, मैं उस काम के महत्व को नहीं नकार सकता, लेकिन वो ऐसी किताब नहीं लिख सकता, क्योंकि ये किताब केवल, इसमें एकेडमिक्स बहुत भरपूर है, जानकारियाँ हैं, सूचनाएं हैं, उदाहरण हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये कोई इस दावे के साथ नहीं लिखी जा रही कि मैं भारत का इतिहास लिख रहा हूँ, बल्कि ये भारत की जीनियस को, उसके दुखों को, उसके डेवलपमेंट को समझने की कोशिश है। और ऐसी किताब केवल एक एक्टिविस्ट ही लिख सकता है। एक तरह से ये माने कि खासकर जो ये दक्षिणपंथी ताकतें हैं, उनको शायद एक बहुत बड़ा डर है कि अगर खुले मन से कोई नेहरू को समझ ले तो फिर नेहरू के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल है। मुझे नाम लेने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन एक प्रमुख लोहियावादी मित्र ने मुझसे कहा था, जब मेरी पुस्तक कौन है भारत माता छपी, उन्होंने उस पुस्तक के छपने के बाद, बल्कि उस पुस्तक के लिखे जाने के दौरान मुझसे कहा था, चूँकि मेरी उनसे बात होती रहती थी, कि मैं इस समय नेहरू को पहली बार ढंग से पढ़ रहा हूँ और मैं थोड़ा अटपटा महसूस करता हूँ, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि हम जिंदगी भर नेहरू को केवल गालियाँ देते रहे। उन्होंने एडमिट किया इस बात को। हाँ बिल्कुल, सिंपल बात है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं तो तमाम लोगों से, और चीज़ें पढ़ें ना पढ़ें आप नेहरू की,
मैं ये मानता हूँ संदीप जी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू के प्रशंसक, नेहरू के निंदक और जो ना प्रशंसक है ना निंदक, ऐसे व्यक्ति को भी जरूर पढ़नी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था पहले ही पॉडकास्ट में कि कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि इस पुस्तक का लेखक आगे चल के देश का प्रधानमंत्री बना। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि कुछ देश के लिए आप भूल जाइए कुछ देर के लिए कि इस पुस्तक के लेखक का नाम जवाहरलाल नेहरू है, और फिर पढ़िए। तो नेहरू के प्रति आपका जो एडमिरेशन का सेंस है उसको भी एक तरफ कर दीजिए, नेहरू के प्रति आपके मन में क्रिटिसिज्म या इवन कंडेमनेशन है उसको भी अलग कर दीजिए, और फिर किताब को पढ़िए। ये हो नहीं सकता कि आप इस किताब को पढ़ने के बाद अपने आप में कुछ बदलाव महसूस ना करें। इट इज़ वन ऑफ सच बुक्स। मैंने भी किताबें पढ़ रखी हैं, और ये उन किताबों में है कि एक बार इसको पढ़ना शुरू करो तो बंद करना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल मुश्किल। जैसे कहते हैं ना, एक वो जो सॉरी मैं एक भद्दा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हम लोगों के बचपन में डेस्मंड बैगली या इस टाइप की जो रेसी, जिसको कहा जाता है ना रेसी उपन्यास, उसकी तरह एक्चुअली थ्रिलर तो खैर नहीं है, बट इट्स थ्रिल्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। मैंने इसको पढ़ते समय कई बार देखा कि वो जैसे होता है ना एक चिल जो स्पाइन में भेजता है, वो ऐसा रहा इसमें। जब आप पढ़ते हैं एक हिंदुस्तानी के तौर पर, मान लीजिए जब आप पढ़ते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में किस तरह उस ज़माने में एम्पायर बन रहा था, तो एक अलग तरह का थ्रिल होता है। फिर जब आप आधुनिक युग में आकर के अंग्रेज़ों की हरकतें पढ़ते हैं, फिर जब आप वो प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं जिनसे सन 45 में नेशनल मूवमेंट 2-4 हो रहा है, और जिसमें आशंकाएं हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह चीज़ें होंगी, तो ये किताब एक खास करके एक हिंदुस्तानी को, आपने बिल्कुल सही कहा कि तरह तरह के थ्रिल्स में ले जाती है, रेस में ले जाती है, और वो कई बार बहुत आनंद देने वाला होता है, कई बार वो बहुत डिप्रेशन देने वाला भी होता है, चिंता देने वाला भी होता है। देखिए असल में, और उसका कारण ये है, जैसे मैंने आपसे कहा कि नेहरू न केवल प्रशंसा कर रहे हैं अकेली, न केवल निंदा कर रहे हैं, और जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को देखने में, खासकर किसी समाज के या किसी भी इस तरह की चीज़ के, कोई साहित्य हो, समाज हो, संस्कृति हो, तो उसका इतिहास जब आप लिखते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उसका जो मूल तत्व है, जो उसकी मूल ताकत है और जो उसकी मूल समस्या है, उसे आपने पकड़ा या नहीं पकड़ा। नेहरू दोनों चीज़ें पकड़ते हैं। मूल ताकत पैलिम्सेस्ट, हाँ, मूल ताकत वो है जिसको आप आगे चल के डाइवर्सिटी और ये सब कहते हैं। मूल समस्या नेहरू ने जो पकड़ी, हमने जिसकी बात की, और यहाँ मैं आपसे अनुमति लेकर के जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसके इन्होंने संकेत किए हैं, लेकिन एक बहुत सही उपयुक्त स्थान पर नेहरू ने इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात की है, और जो उन्होंने लिखा है उसका शीर्षक है आत्मा के संकट। ये रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, इन्होंने 1955 में एक किताब लिखी थी, संस्कृति के 4 अध्याय, जो भारतीय सांस्कृतिक विकास का एक क्रम दिखाने वाली किताब है। तो उन्होंने नेहरू जी से उसकी प्रस्तावना लिखने को कहा था। तो नेहरू जी ने जो उसकी प्रस्तावना लिखी है उसका ये थोड़ा सा लंबा हिस्सा है, लेकिन मैं पढ़ना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा हमारे इस पॉडकास्ट को देखने और सुनने वालों से कि इसको ज़रा ध्यान से सुने और समझें। दिनकर की किताब की भूमिका में आत्मा का संकट शीर्षक से ये भूमिका नेहरू लिख रहे हैं। एक ओर तो विचारों और सिद्धांतों में हमने अधिक से अधिक उदार और सहिष्णु होने का दावा किया, दूसरी ओर हमारे सामाजिक आचार अत्यंत संकीर्ण होते गए। ये फटा हुआ व्यक्तित्व, सिद्धांत और आचरण का विरोध आज तक हमारे साथ है। द स्प्लिट पर्सनालिटी, द स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनालिटी। एक तरफ जैसा मैंने आपसे कहा कि आपसे कोई उम्मीद नहीं की जाती कि आप किसी एक अकीदे को स्ट्रिक्टली माने, दूसरी तरफ आपके चौके चूल्हे की पवित्रता। विवेकानंद का वाक्य याद आता है, चिढ़ के उन्होंने कहा था कि हिंदू का धर्म तो उसके चौके में रहता है, विवेकानंद जी ने कहा था। तो और आज भी हम इसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। कितनी विचित्र बात है कि हम अपनी दृष्टि की संकीर्णता, आदर्शों और आदतों और रिवाजों की कमजोरियों को ये कहकर नज़रअंदाज कर देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज बड़े लोग थे और उनके बड़े बड़े विचार हमें विरासत में मिले।
आज के ज़माने में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ही लिखा है कि ना तो पास्ट को अंधाधुंध ग्लोरिफिकेशन करना उचित है जी, और ना पास्ट को अंधाधुंध कंडेम करना उचित है। तो आज जिन चीज़ों के बारे में हम अपने ज्ञान, अपने विवेक की रोशनी में जानते हैं कि गलत हैं, उनको ये कह के जस्टिफाई करना कि साहब ये तो हमारे पूर्वज थे। ठीक है, पूर्वजों का सम्मान है, लेकिन पूर्वजों के सम्मान का अर्थ ये नहीं होता कि उनकी अगर कोई सीमा थी, उनकी कोई गलती थी तो हम उसको दोहराते चले जाएं। हमारे पूर्वजों को तो इंटरनेट का कोई अता पता नहीं था। मेरे पिताजी और आपके पिताजी तो इंटरनेट जानते नहीं थे। अरे हम ही नहीं जानते थे, तो 10 साल पहले, 15 साल पहले हम ही नहीं जानते। तो अब क्या हम इंटरनेट का उपयोग करना छोड़ दें कि हमारे पूर्वज नहीं करते थे इसलिए हम कैसे करेंगे? या हम उस जमाने में लौट जाएं? आगे सुनिए इस बात को। लेकिन पूर्वजों से मिले ज्ञान एवं हमारे आचरण में भारी विरोध है। जब तक हम इस विरोध की स्थिति को दूर नहीं करते, हमारा व्यक्तित्व फटे का फटा रह जाएगा। अगर हमें अपनी स्प्लिट पर्सनैलिटी, सिजोफ्रेनिक पर्सनैलिटी से बाहर निकलना है, तो एक तरफ जो हमारे सैद्धांतिक आग्रह हैं, जो हमारी जो आइडियल्स हैं वो, और दूसरी तरफ जो हमारे सामाजिक व्यवहार के स्केल्स हमने बनाए या उसके नियम जो बनाए, उनमें जो भारी विरोध है। यानी एक तरफ आज़ादी और दूसरी तरफ कदम कदम पर बंधन। इस सच्चाई को मैं समझ नहीं सकता कि कोई कैसे नकार सकता है। और अगर नेहरू इसको कन्फ्रंट कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? Because he is doing us a favor, he is doing himself a favor. If we really want to solve a problem, if I feel a problem or you feel a problem or anybody, I mean, can we solve it by denying its existence? आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से, खासकर 7-8 साल से, कुछ तथाकथित तो ना कहें, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इतिहासकार, हिस्टोरियंस बहुत बनते चले जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब बड़ी बड़ी किताबें, मतलब ये तो मैंने तो ये देखा, मैं इतिहासकार, असल में सही शब्द होगा कॉपी पेस्ट हिस्टोरियंस। हाँ, कॉपी पेस्ट, पर उसमें भी कहाँ से कॉपी करते हैं ये भी नहीं पता। हाँ, मेरे ख्याल से जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया है उन्हीं से इन्होंने भी कॉपी पेस्ट किया है। मतलब ये और एक समझ लीजिए, ये सेकंड हैंड नहीं, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, फिफ्थ हैंड गाड़ी बना रहे हैं जी। पर मैं इस बात को देख रहा था कि ये जो पिछले 7-8 साल से खासकर जो बनकर चले आए हैं, और इतिहासकार भी नहीं, कॉपी पेस्ट कहें, क्रॉनिकल कहें, भांड कहें, उनको मतलब एक शब्द है भांड का, जो लोग मतलब समझेंगे। इन लोगों में एक चर्चा बन रही है और एक कहानी ये कर रहे हैं, और आजकल बहुत से लोग, खासकर हमारी मिडिल क्लास और हमारे शहरों में रहने वाले लोग इस चीज़ से बहुत प्रभावित हैं कि किसी भी मतलब से नेहरू भारतीय नहीं थे। जो परंपराएं, जिस तरीके का प्रशासन, जिस तरीके के कानून, बल्कि जिस तरीके का संविधान ये लोग लेकर आए, और इस समय भूल जाते हैं कि नेहरू ने ही केवल नहीं, और लोगों ने भी संविधान लिखा था। जब क्रेडिट देना होता है तो बाबा साहब का संविधान है, और जब संविधान को बताना पड़ता है कि सिर्फ अंग्रेज़ों का एक डॉक्यूमेंट था, उसमें इंडियन कुछ नहीं है, तो सारा का सारा नेहरू जी पे मर देते हैं। तो ये कहानियाँ ये गढ़ रहे हैं, ये कहाँ से निकल के आ रहा है? इसके पीछे उनका क्या डर है? ये डर ही है, ये सही, ये वही है एक तरीके से डर, जिसका हम डर की पहले बात कर रहे हैं। डर ही है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो गाली तो दे ही सकता हूँ। यानी कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई बहुत विद्वान है या किसी भी अर्थ में पावरफुल है, और मेरी उसके आगे कोई औकात नहीं है, मेरे कोई बस नहीं चलता उस पर, तो मुझे अपने घर में बैठ के या पब्लिकली खड़े होकर उसे गाली देने से कौन रोक सकता है? एक बात, थोड़ी गंभीरता से बात करें तो सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय नहीं है, किस अर्थ में भारतीय नहीं है? मैं अगर मुझसे कोई ये बात करता है तो संदीप जी, मैं सवाल को दूसरी तरह अप्रोच करता हूँ। भारतीय संविधान बात करता है, अभी भूल जाइए कि उसको किसका कितना योगदान है, हम सारी संविधान सभा का योगदान उसमें माने। अम्बेडकर को भी भूल जाइए, नेहरू को भी भूल जाइए, सही बात, और बात सही भी है। संविधान सभा की बात करें तो पहली बात तो ये कि वो संविधान सभा के सारी की सारी भारत विरोधियों से भरी हुई थी। पहला सवाल तो ये है, राइट। दूसरा सवाल ये, यही माने कि इनके जो दो हीरो माने जाते हैं, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों थे ही उसमें मेंबर। वही मैं कह रहा हूँ, पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि जो संविधान ये कहता है कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कहता है ना हमारा संविधान, स्वाधीनता, समता, बंधुत्व और व्यक्ति का सम्मान, इसमें आपको क्या ऐतराज है? इसमें क्या गैर भारतीय है?
हम उन्हें इतराज हो सकता है कि इसमें विश्वास नहीं करते। एग्जैक्टली हमारी प्रॉब्लम यह है संदीप जी, हम जैसे लोगों की, कि हम जो है वो हमेशा एक तरह से चीज़ों को डिफेंड करने के मूड में रहते हैं। मैं तो डिफेंड नहीं करता, मैं तो सवाल पूछता हूँ कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि स्वाधीनता अभारतीय मूल्य है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि समता जो है वो अभारतीय मूल्य है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय परंपरा व्यक्तित्व की गरिमा और व्यक्तित्व के सम्मान के विरुद्ध है? आप खुद सोच लीजिए, अगर ऐसा है तो आप खुद सोचिए आप क्या कह रहे हैं। तो भारतीय संविधान असल में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की, उसके पहले जो 19वीं सदी 18वीं सदी से, बल्कि उसके पहले से भी, देखिए किसी भी समाज किसी भी संस्कृति में हमेशा नेहरू और कोई भी समझदार व्यक्ति ये जानता है, हमेशा एक तरफ मोटे तौर पर जिनको कहें फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस होती है, एक तरफ फोर्सेस ऑफ रिएक्शन होती है, और हर समय होती है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। जब एक समय था जबकि यज्ञ में होने वाली अंधाधुंध हिंसा का लोग विरोध करने लगे, तो अब ये आपको तय करना है कि यज्ञ में हिंसा करने वाले प्रोग्रेसिव थे या उनका विरोध करने वाले प्रोग्रेसिव, ये आप तय कीजिए। और किसी भी धार्मिक परंपरा में ये बात आप ले सकते हैं, ईसाइयत में, इस्लाम में, कहीं भी। अब सवाल यह है कि जब 1950 में संविधान अंगीकार किया जा रहा है 1949 में, तो उस समय लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करना, इंडिविजुअल की डिग्निटी की बात करना, स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इस बात का निर्देश स्टेट को देना कि आपको जितनी जल्दी हो सके यूनिवर्सल लिटरेसी हासिल करनी है, इस बात की व्यवस्था करना कि देश का शासन जो है वो मताधिकार के आधार पर चलेगा और हर 21 साल का हिंदुस्तानी औरत मर्द, हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच वॉट एवर वोट देगा और एक आदमी का वोट एक ही का होगा। अगर ये सब अभारतीय है तो फिर तो प्रॉब्लम कुछ भारतीय परंपरा में है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर इसी सबको आप अभारतीय मानते हैं, बाकी तो डिटेल्स का मैटर है, बाकी तो डिटेल्स का मैटर, और वो डिटेल्स जो हैं वो बार बार संशोधित होती रही हैं, 100 से अधिक संशोधन हो चुके। लेकिन जैसा उस प्रसिद्ध मुकदमे में शायद केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, वो तो यही जो बेसिक स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरल स्ट्रक्चर, सेकुलरिज्म और वॉट एवर, ये अगर अभारतीय है तो भाई साहब प्रॉब्लम संविधान में नहीं है, प्रॉब्लम भारतीयता की जो आपकी धारणा है उसमें है। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भारतीयता स्वाधीनता के विरुद्ध है, भारतीयता समता के विरुद्ध है, भारतीयता बंधुत्व के विरुद्ध है, और भारतीयता व्यक्तित्व की गरिमा के विरुद्ध है। ये कैसे संभव है? आप ये लोग जो भारतीय संविधान को कोसते हैं, इनको कोई ये बताने वाला होना चाहिए मेरे जैसा जी कि असल में आप स्वयं भारतीय परंपरा को कोस रहे हैं। प्रोफेसर जी, क्योंकि समय अब नहीं बचा, अगले अध्याय में मिलेंगे। मैं अंत करते करते एक चाहता हूँ, मुझे एक छोटा सा संदर्भ आप बता रहे थे, और मुझे लगता है वो एक छोटा सा संदर्भ जो है वो बहुत हद तक नेहरू की क्या समझ थी, उनके अंदर में कितना भारत था, ये उससे पता चलता है। जब आप बता रहे थे कि जो अकबर का चैप्टर था उसमें जो अंत जो करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो एक बात तो कहते, मैं चाह रहा था वो आप ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। जब अकबर पर लिख रहे हैं पंडित जी जी, तो वो जो हिस्सा है उसका अंत इस तरह होता है। अकबर पर लिखा है उन्होंने विस्तार से, और फिर आखिरी पैराग्राफ है, अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में और ज़्यादातर काशी में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम संयुक्त प्रांत के हर देहाती की ज़बान पर है। संयुक्त प्रांत उस समय उत्तर प्रदेश को कहते थे। वहाँ वो इतना मशहूर है और इतना लोकप्रिय है जितना अकबर या दूसरा कोई बादशाह नहीं हो सकता। मेरा मतलब तुलसीदास से है जिन्होंने हिंदी में रामचरितमानस या रामायण लिखी। ये तुलसीदास पर पंडित जी का कमेंट है। तो मैं तो ये आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि जो लोग समझते हैं कि नेहरू किस परंपरा में थे, वो अगर यही पढ़ ले अपने आप समझ जाएंगे किस परंपरा का। ये एक बात और कहने की अनुमति दीजिए। पंडित जी जब शायद नैनी जेल में थे और उस समय रामनरेश त्रिपाठी भी वहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और साथ में वो तुलसीदास के सबसे महत्वपूर्ण स्कॉलर्स में गिने जाते थे। और उनकी किताब तुलसी और उनका काव्य जो 1942 में प्रकाशित हुई थी, वो आज तक 1942 में या 52 में, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन वो आज तक जो है वो एक मानक ग्रंथ तुलसीदास पर माना जाता है। तो उनके साथ पंडित जी ने रामचरितमानस पढ़ी थी जेल में रहते हुए, और जो वो पढ़ रहे थे उसके बारे में गांधी जी को लिखी हुई चिट्ठियों में रिपोर्ट करते रहते थे। उसमें उन्होंने, संदीप जी, एक वाक्य लिखा है
जो इतना मार्मिक है, इतना गहरा संकेत उसमें है। उन्होंने लिखा है कि टू माय माइंड रामचरितमानस इज एक्चुअली द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ द पोएट हिमसेल्फ। दैट इज हाउ डीपली ही appreciated Ramcharitmanas and understood the mind of Tulsidas and kind of the central vision of his work, that is Ramcharitmanas. इसी वाक्य पर आज की चर्चा खत्म करते हैं। पुरुषोत्तम जी, फिर भी बहुत मजा आया आपसे बात करने में, आनंद आता है। और दर्शकों से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि ये तीसरा अध्याय हुआ है, थोड़ा सा लंबा हो गया, माफ़ करिएगा, लेकिन कभी कभी पुरुषोत्तम जी के साथ बातचीत करने में सामान्य तो ये कहा जाता है कि हम जैसे लोगों को बात काटनी चाहिए अगर समय बीते, लेकिन बात ऐसी होती है कि समय का उसके सामने कम से कम हमें मूल्य नहीं लगता है। अगले अध्याय में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।